ओनली पार्ट 8। सारे 5 ईयर प्लान डिस्कस हो गए पार्ट 7 तक। इसमें हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ 2 चीज़ें पढ़नी है यहाँ पे। नीति आयोग के बारे में पढ़ना है, उसके अलावा हमें पढ़ना है फाइनेंस कमीशन के बारे में। और जितने भी 5 ईयर प्लान्स नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और फाइनेंस कमीशन या फिर प्लानिंग कमीशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट करके इस पार्ट को ख़त्म कर देंगे। दैन वी विल मूव ऑन टू, हम इसके बाद पढ़ेंगे इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ओके। अच्छा, एक रिक्वेस्ट कि जब आप वीडियो को कोई देखते हैं, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आती है, जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ देन दे स्टार्ट कमेंटिंग कि सर नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। पहली बात कि नेक्स्ट पार्ट तो मैं एक दिन में 4 पार्ट भी डाल सकता हूँ, बट वीडियोस पे इतने व्यूज़ नहीं आ रहे। हार्डली माय वीडियोस गेट 80 to 150 व्यूज़। तो दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि एक तो आप जब किसी वीडियो को देखते हैं एंड यू फाइंड इट हेल्पफुल, तो आप उसे अपने फेसबुक पर या फिर व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर दे, तो वो मेरे लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा, मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, तो उससे दूसरे लोगों का भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। सेकेंड थिंग कि जब आप कोई वीडियो देखते हैं एंड इफ़ यू आर लाइकिंग इट, प्लीज़ आप उसको लाइक कर दें। तो उससे क्या होगा, मेरी रेटिंग्स होगी। जब कोई भी यूट्यूब पे सर्च करेगा तो मेरी वीडियो टॉप पे शो होगी, तो वो बाकियों के लिए भी हेल्पफुल होगा। सिर्फ यही 2 बात बोलनी थी। ओके, लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा था नीति आयोग ने। अच्छा, नीति जो यहाँ पे लिखा है ये एक एक्रोनिम है, ये एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नीति की, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राइट। ये इसकी फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके बाद कुछ बात करते हैं। देखो, नीति आयोग ने रिप्लेस करा है प्लानिंग कमीशन को। अच्छा, नीति आयोग कब आया था? इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो प्लानिंग कमीशन वर्क करता था वो किस पे वर्क करता था? टॉप डाउन मॉडल पे। लेकिन जो नीति आयोग वर्क करता है, ये वर्क करता है यहाँ पे हमारा बॉटम अप मॉडल पे। ये किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन बॉटम अप मॉडल। अच्छा, अब ये देखते हैं कि हमारा टॉप डाउन एंड बॉटम अप में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हमारा प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन, और यहाँ पे हमारा है नीति आयोग, राइट। अच्छा, प्लानिंग कमीशन आई टोल्ड यू ये किस पे वर्क करता था? टॉप डाउन मॉडल पे। नीति आयोग वर्क्स ऑन बॉटम अप मॉडल। अच्छा देखो, टॉप डाउन की बात करता हूँ मैं। टॉप डाउन का मतलब क्या होता है? ये सबसे पहले स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स विद बिगर पिक्चर, स्टार्ट्स विद बिगर पिक्चर। जैसे मैंने बात करी, सबसे पहले मैंने किसकी बात करी? पॉवर्टी की। मैंने पॉवर्टी को ले लिया कि हमारी सबसे बड़ी पिक्चर क्या होगी? पॉवर्टी होगी। देन मैं उसको क्या करूँगा? टॉप डाउन मॉडल के तहत मैं उसमें क्या करूँगा? मैं ब्रेक डाउन करूँगा। देन आई विल डू द ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स, इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स, ठीक है। बट इसमें एक बहुत बड़ा दिक्कत क्रिएट होती है कि इसमें ग्राउंड लेवल पे वर्क नहीं हो पाता। क्यों? मैंने पॉवर्टी की बात करी कहाँ पे? पहले मैंने पॉवर्टी उठा लिया, देन मैंने उसको ब्रेक डाउन करा स्मॉलर सेगमेंट्स में, ठीक है। लेकिन बॉटम अप का देखो फ़ायदा क्या है? जो नीति आयोग ने रिप्लेस करा प्लानिंग कमीशन को, तो उसमें मॉडल ही चेंज कर दिया उसका, और उस मॉडल का बहुत बड़ा बेनिफिट भी है। देखो, सबसे पहले मैं ग्राउंड पर जाऊँगा, सबसे पहले मैं ग्राउंड पर जाऊंगा, यानी नॉर्मल लोगों से मिलूंगा जो उनसे इनपुट्स आ रहे हैं, जो वो अपना फीडबैक दे रहे हैं, जो वो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, उससे क्या हो सकता है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा। तो यानी सबसे मैं किसके पास जाऊंगा? सबसे पहले मैं क्या कलेक्ट करूंगा? स्मॉलर इन्फॉर्मेशन लूँगा, स्मॉलर इन्फॉर्मेशन, या फिर जो ग्राउंड इन्फॉर्मेशन है मैं वो लूँगा। फिर उसको मैं क्या करूँगा? कंबाइन करूँगा, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अच्छा, पॉवर्टी कोई छोटी मोटी तो है नहीं, यानी ये तो कॉम्प्लेक्स ही है। लेकिन मैंने पहले किससे वर्क करा? मैंने ग्राउंड से वर्क करा, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, क्या क्या होती है, कैसे होती है, कैसे ठीक करना चाहिए, उस सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके कैसे कर दिया? कंबाइन। और मैं किस चीज़ पर आ गया?
बड़ी प्रॉब्लम पर आ गया पॉवर्टी। तो ये दोनों चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे किस मॉडल पर वर्क करते थे दोनों चीज़ें। इसके बाद बैक टू नीति आयोग, हम नीति आयोग पढ़ रहे थे, नीति आयोग। सो वी वर रीडिंग अबाउट नीति आयोग की कुछ बातें देखते हैं यहाँ पे। देखो, सबसे पहले नीति आयोग की जो फर्स्ट गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई, फर्स्ट गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई, इट टुक प्लेस ऑन 8th Feb 2015। ठीक है। इसके बाद नीति आयोग को बोलते हैं ऑल्सो नोन एज थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट, थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, राइट। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं इसके मेंबर्स की, नीति आयोग में कितने मेंबर्स हैं। प्लानिंग कमीशन की तरह जो हमारा चेयरमैन होता है नीति आयोग का, वो भी कौन होता है, एक्स ऑफिशियो, विच इज़ आर प्राइम मिनिस्टर। सेकंड मैं बात करता हूँ, इसमें हमारा वाइस चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन। ये हमारा कौन नॉमिनेट करता है वाइस चेयरमैन, यहाँ पे इसको ऐसे करके लिखते हैं, नॉमिनेटेड बाय पीएम। एट प्रेजेंट हमारा वाइस चेयरमैन कौन है, अरविंद पानागरिया। ठीक है, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है इंडिया के, अरविंद पानागरिया बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया के। उसके बाद हमारे पास होते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, विच इज अमिताभ कांत। अच्छा, हमारे फर्स्ट सीईओ कौन थे, नीति आयोग के फर्स्ट सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर, राइट। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, परमानेंट मेंबर्स की, इसमें हमारे जो परमानेंट मेंबर है, फर्स्ट इज बिबेक देब्रॉय। सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ, वीके सरस्वत। थर्ड इज रमेश चंद। ओके, इसके बाद अगर बात करूँ आपसे, अच्छा ये मेंबर्स तो यहाँ पे हो गए। अच्छा, परमानेंट मेंबर्स जो हमारा थर्ड था, फोर्थ परमानेंट मेंबर्स के अलावा हमारे जितने भी है, ऑल दी सीएम्स ऑफ स्टेट, उसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, प्लस वाइस चेयरमैन तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, वाइस चेयरमैन भी होते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, हमारे कुछ पार्ट टाइम there are also two part-time members. And 4 ex officio members. अच्छा, ये सब लोग जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, यानी पार्ट टाइम मेंबर्स हैं। ये कहाँ से सिलेक्ट करे जाते हैं? दीज मेंबर्स आर टेम्परेरली सिलेक्टेड फ्रॉम लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। कहाँ से? लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, राइट। तो हमारा यहाँ पे किसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया? नीति आयोग के। इतनी इंफॉर्मेशन मोर देन सफिशिएंट है एसएससी सीजीएल के लिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें पढ़नी है, वो रह गया हमारा फाइनेंस कमीशन। देखो, फाइनेंस कमीशन को सेटअप करा गया था
22 नवंबर 1951 को। इसके अलावा किस आर्टिकल के अंदर ये इस्टेब्लिश करा गया था? इट वॉज established अंडर आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था टू डिफाइन फाइनेंस रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। राइट। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आई गेस 2017 में किसी सेट में आ सकता है, क्योंकि आजकल क्या होता है, जो एग्जामिनेशन होता है वो 2 वीक चलता है। तो जब वो एक फोर्टनाइट चलेगा, फोर्टनाइट इज़ इक्वल टू 14 डेज, जब वो एक फोर्टनाइट चलता है तो उसमें बहुत सारे सेट्स आते हैं डेली एसएससी प्री में। तो आई गेस कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और इस साल आ सकता है, क्योंकि रिसेंट ट्रेंड ये देखा गया है वो फाइनेंस कमीशन, कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है एट प्रेजेंट? हमारा 14th फाइनेंस कमीशन चल रहा है। और उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए 11th फाइनेंस कमीशन से, 10th फाइनेंस कमीशन से, कि इसका चेयरमैन कौन है और इसका फाइनेंसिंग ईयर कब से कब तक है। देखो, जो 14th हमारा फाइनेंस कमीशन है, इसके चेयरमैन है डॉक्टर Y.V. रेड्डी। अच्छा, ये कब से कब तक ईयर ऑफ ऑपरेशन कब से कब तक है इसका? 2015 टू 2020। राइट। इसके अलावा अगर एक चीज़ की मैं आपसे बात करूं कि जो हमारा 14th फाइनेंस कमीशन था, इसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कौन सा था? 2013। ठीक है, तो ये फाइनेंस कमीशन आई गेस की इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक में से है एक इको का, और इसमें से क्वेश्चन आना चाहिए 2017 में। आई एम होपफुल कि कोई क्वेश्चन पक्का आएगा फाइनेंस कमीशन से। ठीक है, तो हमने जितनी भी थ्योरी थी 5 ईयर प्लान्स के बारे में, और फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और प्लानिंग कमीशन के बारे में सारी पढ़ लिए। अब इनके क्वेश्चंस देखते कि पास्ट ईयर में इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आए। अच्छा, पहला क्वेश्चन बोलता है अंत्योदया प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि अंत्योदया प्रोग्राम जो था वो सबसे सिंपल सी बात है, अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर था। अच्छा, इसमें अगर मैं बोलूँ अंत्योदय अन्न योजना AAY। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना था, कब स्टार्ट करी गई थी? 25 दिसंबर 2000 में स्टार्ट करी थी। तो इन सब बातों का ध्यान रखना जो आपको बताई जा रही है, सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज नबार्ड प्राइमरी रोल? अच्छा, ये प्राइमरी रोल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं। अच्छा, अगर मैं नबार्ड की बात करूं, देखो सबसे पहली बात एपेक्स बैंक है। ठीक है, उसके बाद किसकी डेवलपमेंट करता है? डेवलपमेंट करता है हमारी कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज के बाद आ जाएगी हमारी स्मॉल इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री, इसके अलावा हमारी रूरल इंडस्ट्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद बताओ, जो नबार्ड है ये किसको रीफाइनेंस प्रोवाइड करता है? बहुत सारी चीज़ों को रीफाइनेंस प्रोवाइड करता है, बहुत सारी चीज़ों को, जैसे SCARDB। ये क्या होता है? ये होता है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्या हुआ? टू प्रोवाइड टर्म लोन्स टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को भी प्रोवाइड करता है, इसको भी प्रोवाइड करेगा, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को भी प्रोवाइड करेगा, उसके अलावा RRBs रीजनल रूरल बैंक को भी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद जो गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर कैपिटल होता है उसमें भी असिस्ट करता है। उसके अलावा टू एक्ट एज रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट। देखो रीफाइनेंस तो किसके लिए एक्ट कर रहा है? इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। तो ये भी ऑप्शन हो गया। अगर ये तीनों ऑप्शन हो रहे तो ऑल ऑफ दी अबव। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें?
फोर्थ। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड। अच्छा, IBEF की अगर बात करें, ये किसने, जो ये इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड है, ये किसने एस्टैब्लिश करा था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। किसने एस्टैब्लिश करा था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। और इसका प्राइमरी रोल क्या है? इसका प्राइमरी रोल क्या है? इसका प्राइमरी रोल है टू promote and create इंटरनेशनल अवेयरनेस। किसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करता है? मेड इन इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शंस को देखो, टू मेक मेड इन इंडिया अ लेबल ऑफ क्वालिटी। ठीक है, मेड इन इंडिया का एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट। उसके बाद दोबारा से आगे, अंत्योदय प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद, फोर्थ ऑप्शन, अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपेक्स बैंक्स फॉर इंडस्ट्रियल लोन्स। अच्छा, अगर मैं इंडस्ट्रियल लोन की बात करूं तो मेरे को पता है कि IDBI बैंक लिमिटेड है। IDBI की फुल फॉर्म दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। IDBI की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, CSO। देखो, CSO की जब मैंने आपकी बात डिस्कस करा था, हमने 5 ईयर प्लान के अंदर, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर ही डिस्कस करा था, तो ये क्या करता था? एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखो, कलेक्शन ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बार बार हर 5 ईयर प्लान में बता रहा था, कुछ में मैंने आपको बताई थी कि हमारी टारगेट ग्रोथ होती थी, सपोज 6% हुई, फिर हमारी अचीव्ड होती थी 5%, सपोज अचीव करा, तो जो ये टारगेट ग्रोथ थी ना, ये भी कौन बताता है? आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ही बताती है। आगे चलते हैं। अच्छा, प्लानिंग एंड कंट्रोल आर सो रिलेटेड दैट प्लानिंग इनिशिएट्स कंट्रोल, सेकंड ऑप्शन, कंट्रोल इनिशिएट्स प्लानिंग, बोथ आर इक्विवेलेंट और बोथ गो ऑन साइमल्टेनियसली इन साइकिल। अच्छा, अगर मैं प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात करूं तो देखो, प्लानिंग एंड कंट्रोल ये कैसे आपस में इंटर रिलेटेड है? अगर आपस में इंटर रिलेटेड है तो इनिशिएट्स तो नहीं हो सकता। ठीक है, बोथ आर इक्विवेलेंट मैं बोल सकता हूँ, बट इसमें अगर ऑप्शंस में हम जाए, हम इस बातों को थोड़ा ध्यान से करें। अगर मैं प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात करूं, इसको मैं एज अ होल एक सिंगल फंक्शन मान सकता हूं। इसको मैं एज अ होल कैसा मान सकता हूं? एक सिंगल फंक्शन। अच्छा, प्लानिंग जो होती है हमारी, प्लानिंग क्या करती है? प्लानिंग सेट करती है हमारा ऑब्जेक्टिव या फिर हमारा टर्म कोई भी। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं कंट्रोल की बात करता हूँ तो कंट्रोल हमारा क्या होता है? ये एक इंटीग्रल पार्ट है, यानी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किस चीज़ का? ऑफ एफिशिएंट प्लानिंग का, ऑफ एफिशिएंट प्लानिंग का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो दोनों कैसे चलते हैं? अगर सिंगल फंक्शन है तो कैसे चलेंगे? बोथ गो ऑन साइमल्टेनियसली इन साइकिल। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ। अच्छा, द 10th प्लान एम्स, ये 2 है, एम्स टू रिड्यूस द पॉवर्टी रेशियो बाय 2007 टू 5% है, आपको पढ़ाया हुआ है ये। द टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स इन इंडिया इज। अच्छा, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स की बात करता हूँ, देखो ये आया था 2007 में, तब का मुझे नहीं पता। एट प्रेजेंट आई डोंट नो इसका आंसर क्या होगा। अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर 27 होना चाहिए। देखो ऐसा क्यों? एट प्रेजेंट जो इंडिया में अभी चल रही है, देयर आर 27 पब्लिक सेक्टर्स बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिसमें से 19 आर नेशनलाइज्ड, 19 नेशनलाइज्ड है, 6 हमारे SBI प्लस उनके एसोसिएट बैंक्स है, 6 उनके एसोसिएट बैंक्स है। उसके अलावा हमारे 2 बैंक है, एक IDBI जिसको अभी हमने देखा था, एंड दूसरा है
भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक। अच्छा, भारतीय महिला बैंक जो हमारे है, इनको कैसे कैटेगराइज करते हैं? इन दोनों को हम बोलते हैं अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कौन कौन आते हैं, तो हमारा आईडीबीआई आता है और भारतीय महिला बैंक आते हैं, राइट। अगर मैं टोटल बैंक्स की बात करूं इंडिया में, 93 कमर्शियल बैंक्स है एट प्रेजेंट इंडिया में, 93 कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया एट प्रेजेंट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखो, अगर नेशनलाइज की बात करूँ तो देखो एसबीआई भी नेशनलाइज्ड में ही आएगा। तो मैं अगर यहाँ से देखूँ जो मैंने अभी अपने रिसर्च करी है उसके अकॉर्डिंग, तो आई विल मार्क 27, बट 27 ऑप्शन में ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्योंकि 19 नेशनलाइज लिखा है तो मैं इसको मार्क कर दूंगा। बट ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, अगर एट प्रेजेंट आए तो आपका आंसर होगा 27। आगे चलते हैं। इसके बाद द फेमस स्लोगन गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी वॉज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द, सबको पता है, मैंने पढ़ाया भी है उसमें, 5th 5 ईयर प्लान के जब हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे हमने पढ़ा था। द हाइएस्ट बॉडी विच अप्रूव्स द 5 ईयर प्लान इन इंडिया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अप्रूव करता है जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं हमारे, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 to 56, ठीक है। सेकेंड 5 ईयर प्लान 56 to 61, ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लान 61 to 66। अच्छा, थर्ड प्लान के बाद हमने एक प्लान हॉलीडे ले लिया था जो हमारा चला था 1966 to 69। तो फोर्थ तो ये होगा ही नहीं, फोर्थ हमारा क्या होता है, तो ये कौन सा ठीक से मैच नहीं है फोर्थ। और फोर्थ 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला था? 1969 to 74। आगे चलते हैं। व्हेन वाज जवाहर रोजगार योजना लॉन्च्ड? देखो एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे, जो हमारी जवाहर रोजगार योजना है ना, ये दो बड़ी पॉलिसीज़ को या दो बड़े प्रोग्राम्स को मर्ज करके बनाई गई थी। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम प्लस इसके साथ किसको मर्ज करा था उन्होंने? इसके साथ मर्ज करा था RLEGP। इसकी फुल फॉर्म क्या है देखो, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। इन दोनों को लॉन्च करके हमने क्या निकाला था? जवाहर रोजगार योजना। कब निकाला था? इन द ईयर 1989, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड पार्ट। आगे चलते हैं। इसके बाद वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड लोकेटेड? IIFT। देखो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई प्रिपेयर्ड फॉर MBA, तो IIFT एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है दिल्ली के अंदर। तो आई नो ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। अच्छा, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर। अच्छा, प्लानिंग कमीशन हमने कब बनाया था? इन द ईयर 1950, ठीक है। इसके बाद विच प्लान गेव एम्फेसिस ऑन द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम? फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंदर हमने सबसे पहली बार एम्फेसिस दिया था किसमें? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। अगर रिमूवल ऑफ पॉवर्टी के साथ देखो एक चीज और है, 5th 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ आया था, गरीबी हटाओ योजना। तो अगर ऐसा हो ना, पॉवर्टी इरेडिकेशन की जड़ से ही खत्म कर दी, पॉवर्टी इरेडिकेशन, तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा 5th 5 ईयर प्लान। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना कि क्या यूज़ करा है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन की वजह से गलत हो सकता है आपका। द पीरियड ऑफ द 11th 5 ईयर प्लान 2007 to 2012। हाउ डू आई नो? देखो 12th की अगर मैं बात करूँ, 12th 5 ईयर प्लान की, तो वो कब से कब तक है? 2012 से 2017 है। तो 11th कब से रहा होगा? 2007 से लेके 2012 तक रहा होगा, राइट। आगे चलते हैं। अच्छा, फैरा इन इंडिया हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय। अच्छा, फैरा इन इंडिया हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय। अच्छा, फैरा क्या है? पहले तो फैरा को ही देखते हैं। FERA क्या है? देखो FERA इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट।
ये हमारा कुछ बना था, आई डोंट रिमेंबर कब बना था, बट इसको चैलेंज करा था, इतना मेरे को पता है। अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने इसको चैलेंज करा था, एंड अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने इसको चैलेंज करा था और फैरा को रिप्लेस करा था फिर हमारे फैमा ने। FEMA कहाँ पर है? सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, फैमा की फुल फॉर्म क्या है, अगर कहीं पे पूछी जाती है, कैन आंसर दैट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, राइट। तो अगर कभी पूछी जाए तो यू कैन आंसर दैट। आगे चलते हैं। NREGP इज द एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है। और अभी ये क्या हो गया है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, ठीक है, ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, महात्मा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, राइट। तो ये सब कुछ भी आए, ध्यान रखना है, एक ही चीज़ें हैं सारी। इसके बाद द ड्राफ्ट ऑफ द 5-year plans in India is approved by, as I already told you earlier, National Development Council। आगे चलते हैं। हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? प्राइम मिनिस्टर होता है, बट प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करके अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या बोलेगा, नीति आयोग का क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये 2009 में पूछा था CPO के एग्जाम में। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा एट प्रेजेंटली इन द ईयर 2017, तो पूछेगा हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, तो आप क्या करेंगे, PM ही होगा, प्राइम मिनिस्टर। आगे चलते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ रीनेम्ड NREGA स्कीम एंड द नेम एसोसिएटेड विद द स्कीम इज दैट ऑफ, अभी मैंने आई टोल्ड यू अर्लियर महात्मा गांधी के साथ करा है, उसको करा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। इससे पहले क्या था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, तो महात्मा गांधी के नाम से रिप्लेस करा गया। आगे चलते हैं। द एब्रीवेशन सेबी स्टैंड्स फॉर, सेबी हमने डिस्कस करा था, ये भी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सेबी को क्या बोला जाता है, वॉचडॉग ऑफ स्टॉक मार्केट। चलो आगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ जवाहर रोजगार योजना इज टू, अच्छा जवाहर रोजगार योजना की अगर मैं बात करूं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू यूथ इन रूरल एरियाज, आई कैन से दैट, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अनएम्प्लॉयड पर्सन, हाँ ये भी है, स्ट्रेंथन द रूरल इकोनॉमी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये भी है, जब एम्प्लॉयमेंट होगी तो रूरल इकोनॉमी हमारी स्ट्रेंथन होती है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव। नबार्ड इज द नेम ऑफ आ, अच्छा यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या होगा, कमर्शियल बैंक तो नहीं है। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कैन आई से कि है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हाँ है, आई कैन से दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। स्पेशलाइज्ड बैंक टू हेल्प एग्रीकल्चर, देखो नबार्ड हमने बनाया किस लिए था, एग्रीकल्चर की हेल्प के लिए, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ऑप्शंस पे मैच करा करो कि ऑप्शंस क्या गिवन है, अगर आपको एकदम एग्जैक्ट ऑप्शन गिवन है तो आपका जो स्पेशलाइज्ड है वही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे किसके लिए क्या है, हमने नबार्ड बनाया किसके लिए था, हमने बनाया ही ये था एग्रीकल्चर के लिए। क्यों, नबार्ड की फुल फॉर्म देखते हैं। अच्छा, नेशनल रूरल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के लिए बनाया, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बैंक्स इन इंडिया वर नेशनलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर, अच्छा फर्स्ट टाइम हमने कब नेशनलाइज करे थे, 1969 में। कितने बैंक्स करे थे, 14 बैंक्स, तो ऑप्शन विल बी 1969, राइट। आगे चलते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंत्योदय प्रोग्राम इज, अच्छा अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। देखो अर्बन एरियाज़ में जो गरीब होते हैं वो इतने गरीब नहीं होते जितने कहाँ पे होते हैं, रूरल। एक तो पिछड़ा हुआ है वहाँ पे भी पुअर होना, तो ये क्या कहलाते हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर, ओके। लेकिन अगर अंत्योदय प्रोग्राम में अर्बन पुअर भी थे, बट यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही रहेगा, अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर रहेगा, ओके। इंडिया अडॉप्टेड द 5-year प्लान्स फ्रॉम फॉर्मर USSR से हमने लिए थे प्लानिंग
करना इकोनॉमी की। इंडियाज़ फर्स्ट 5 ईयर प्लान गिव प्रायोरिटी टू, सबसे पहला 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस्ट्रियल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। देखो इसमें अगर मैं बात करूं, नबार्ड हमारा किसके लिए है, एग्रीकल्चर के लिए है। अच्छा, यूटीआई तो हमारी यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सॉरी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई हमारा बैंक है, ठीक है, ये भी बैंक है, तो ये भी फाइनेंस प्रोवाइड करता है, ये भी फाइनेंस प्रोवाइड करता है। अच्छा, एसएफसी की बात करूं मैंने, आई वाज जस्ट गूगलिंग इट, देन आई रियलाइज्ड कि जो एसएफसी है ये है हमारा सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस कमीशन, सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस कमीशन। जो सिक्योरिटीज बोर्ड है हांगकांग का, ये वो है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। अच्छा, महालनोबिस मॉडल हैज बीन एसोसिएटेड विद विच 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जवाहर रोजगार योजना रेस्ट विद, यूनियन गवर्नमेंट के साथ रेस्ट करती है, बट उसको इम्प्लीमेंट कराने में कौन हेल्प करता है, हमारी ग्राम पंचायत करती है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बोला है कि किसके साथ इम्प्लीमेंटेशन, किसके साथ रेस्ट करती है, तो वो करती है यूनियन गवर्नमेंट के साथ। इसके बाद द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO प्रोवाइड्स डेटा अंडर अ न्यू रिवाइज सीरीज इन विच ऑफ द बेस ईयर्स इज टेकन एज। अच्छा, बेस ईयर, प्रीवियसली बेस ईयर हम CSO को क्या लेते थे, 1999 टू 2000, राइट। तो ये बेस ईयर लेते थे हम पहले, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं एट प्रेजेंट, यानी इसमें से ऑप्शन, ये क्वेश्चन गलत ही था, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा था। एट प्रेजेंट के लिए अगर मैं आपसे बात करूँ, प्रेजेंटली हम क्या लेते हैं, वी टेक बेस ईयर एज 2004 एंड 2005। तो ये अगर पेपर में पूछा जाए प्रेजेंटली, तो ये वाला मार्क करना। ओके, हु वाज द हेड ऑफ द 10th फाइनेंस कमीशन, KC पंत। इन विच ईयर द प्लानिंग कमीशन वॉज सेट अप, 1950। विच 5 ईयर प्लान इज नॉट करेक्टली, देखो फोर्थ, आई टोल्ड यू 1969 टू 74, ऑप्शन 4। द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर, देखो जो मैंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान बताया था, उसी में मैंने बताया था जो हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो कब लॉन्च करा था हमने, इन द ईयर 1952। इसके बाद मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आर द न्यू टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, दिस इज मॉडर्न इंडिया। द स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट इज मेड बाय, किसने करी थी, जवाहरलाल नेहरू ने करी थी स्टेटमेंट। विच इंडियन इंडस्ट्री इज एम्प्लॉइंग लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। देखो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की अगर बात करूं तो 2000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स हैं इसमें, और 80% जो टोटल वर्कर्स है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ व्लॉग नंबर 8 ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पार्ट में जब हम आएंगे तो उसमें इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।